पिछले वीडियोज में हमने देखा था कि एक सामान्य उपयोगिता फलन से किस तरह से स्लट्स की समीकरण का निरूपण किया जाए। वहाँ हमने स्लट्स की समीकरण को निरूपित करके और उसका लोच रूप और उससे प्राप्त जो परिणाम हैं उनका इंटरप्रिटेशन किस तरह से होगा, इस बारे में बात की थी। आज हम एक स्पेसिफिक यूटिलिटी फंक्शन, एक विशिष्ट उपयोगिता फलन को लेकर स्लट्स की समीकरण का निरूपण करेंगे और महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर चर्चा करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन के रूप में आपके सामने यदि इस तरह से आता है कि कोई उपयोगिता फलन u इक्वल टू Q1 Q2 हो तो नंबर 1 स्लट्स की समीकरण ज्ञात कीजिए। नंबर 2, जब I इनकम y इक्वल टू 100 और पहली वस्तु की कीमत P1 इक्वल टू 2 और दूसरी वस्तु P2 की कीमत 5 हो तो, दूसरी वस्तु की कीमत P2 5 हो तो कीमत प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव के मान ज्ञात कीजिए और इनसे जो परिणाम प्राप्त हों उन परिणामों का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन कीजिए। क्वेश्चन ये है। इस तरह से यदि आपके सामने एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आता है तो उसे कैसे हल करेंगे, इस बात को हम इस वीडियो में लेके चल रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हमें स्लट्स की समीकरण का निरूपण करना है। तो स्लट्स की समीकरण के निरूपण के लिए हमें पता है कि उपयोगिता फलन को अधिकतम करना है बजट प्रतिबंध के अनुरूप। तो मैक्सिमाइज यूटिलिटी इक्वल टू Q1 Q2 सब्जेक्ट टू y माइनस P1 Q1 माइनस P2 Q2 इक्वल टू 0। हमने यहाँ y इक्वल टू P1 Q1 प्लस P2 Q2 को इस फॉर्म में ले लिया है। क्योंकि कांस्टेंट है हमारे सामने, बजट कांस्टेंट है, तो ऐसे में लॉन्ग फलन बनाएंगे। लॉन्ग फलन जब बनाएंगे तो पाई इक्वल टू उद्देश्य फलन प्लस लैम्बडा इंटू कॉन्स्टेंट, ये होता है लॉन्ग्रेंजियन फंक्शन। तो पाई इक्वल टू उद्देश्य फलन क्या है, उपयोगिता अधिकतम करना है, तो उपयोगिता फलन का Q1 Q2 प्लस लैम्बडा इंटू वाई माइनस P1 Q1 माइनस P2 Q2, ये हमारा उद्देश्य लॉन्ग्रेंजियन फलन हो जाएगा। अब प्रथम क्रम की शर्त, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है कि Q1 के रेस्पेक्ट में, Q2 के रेस्पेक्ट में और लैम्बडा के रेस्पेक्ट में इसको अवकलित करना है। ठीक है। तो सबसे पहले Q1 के रेस्पेक्ट में उद्देश्य फलन का अवकलन करें। तो अब चूंकि एक से ज़्यादा चर हैं इसलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन का केस हो गया। तो डेल पाई बाई डेल Q1 इक्वल टू, अब यहाँ देखिए Q1 के सापेक्ष में करेंगे तो Q2 बचेगा, तो Q2 प्लस लैम्बडा तो बाहर रह गया। अब यहाँ Q1 कहाँ है, यहाँ पे है, ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, बदलाव आ रहा है Q1 में। तो ये माइनस P1, अब ये माइनस P1 इंटू प्लस का लैम्बडा है तो इसलिए माइनस लैम्बडा इंटू P1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। क्यों है 0? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को शून्य के बराबर रखना होता है। ठीक है। इसी तरह से उद्देश्य फलन को Q2 के रेस्पेक्ट में जब हम अवकलित करेंगे तो डेल पाई बाई डेल Q2, अब क्योंकि बहुत डिटेल में अब नहीं बताऊंगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो आप करते जाइए इन सब को। Q1 माइनस लैम्बडा इंटू P2 इक्वल टू 0 क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ देखिए लैम्बडा और यहाँ P2 Q2 है, तो Q2 का तो 1 हो गया, ये बचेगा P2 माइनस का और लैम्बडा, ये इसलिए माइनस लैम्बडा P2 हुआ है। डेल पाई बाई डेल लैम्बडा के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये पूरा का पूरा बच जाएगा ब्रैकेट। तो y माइनस P1 Q1 माइनस P2 Q2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 3। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जब हमने निकाली है तो 3 इक्वेशन हमारे सामने आई है। अब आगे चलें कि जब सभी चर एक साथ बदलें
तो उस स्थिति में समीकरण 1, 2 और 3, इन तीनों समीकरणों का कुल अवकलन करते हैं। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 का कीजिए। तो अब Q1 तो है ही नहीं, इसलिए 0 इंटू DQ1 प्लस, अब Q2 का क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू DQ2। अब यहाँ दो हैं, एक P1 है और एक लैम्बडा है। तो जब हम P1 इसका लैम्बडा का करेंगे तो P1 एज इट इज रहेगा, तो माइनस P1 इंटू डी लैम्बडा। और एक स्टेप आगे ना बढ़े इसके लिए हम डायरेक्ट जा रहे हैं, तो फिर जब आप P1 का करेंगे तो लैम्बडा इंटू DP1 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त हुई। इसी तरह से इस दूसरे समीकरण का जब हम करेंगे तो 1 इंटू DQ1 प्लस 0 इंटू DQ2, क्योंकि Q2 है ही नहीं इसमें, इसलिए 0 इंटू DQ2 हो गया। फिर इसका कीजिए तो P2 इंटू डी लैम्बडा, जब लैम्बडा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और इक्वल टू, अब क्योंकि इधर ले जाएंगे इसको, तो लैम्बडा इंटू DP2। ये इक्वेशन नंबर 5 हुई। इसी तरह से इसका कर दीजिए 3 का जब हम कुल अवकलन करेंगे तो देखो, अब कि मैंने ये कॉलम्स में रखे हैं कि Q1 जो वेरिएबल है, Q2 और लैम्बडा, इन सबको एक कॉलम के हिसाब से रखते हुए अपन चल रहे हैं। तो इसका कीजिए माइनस P1 DQ1, ये लिख दिया, माइनस P2 DQ2, ये लिख दिया। अब यहाँ लैम्बडा है ही नहीं तो ये 0 होगा, लिखो चाहे ना लिखो, 0 इंटू डी लैम्बडा लिख दो, अगर आपको लिखना ही है तो 0 इंटू डी लैम्बडा हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, अब ये P1 और देखिए यहाँ आपने पहले ही कहा है जब सभी चर एक साथ बदले, सभी चर का मतलब हो गया कि इसमें y भी चेंज हो रहा है, P1 भी, Q1 भी, P2 भी, Q2 भी और लैम्बडा भी, सारे ही चर बदल रहे हैं, तो सबके ध्यान में रखना है आपको। अब इसको जब राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये y है जो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस की जगह इधर ले जाएंगे जब, तो यहाँ करेंगे पहले तो यहाँ कर लो, और फिर चाहे राइट हैंड साइड को ले जाना या फिर सीधा ही कर लीजिए। तो इक्वल टू, अब y का करेंगे माइनस GY प्लस, अब आपने Q1 को तो देख लिया था, अब P1 को देखिए, अब इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो गया, तो Q1 इंटू DP1 और प्लस Q2 इंटू DP2, ये समीकरण 6 प्राप्त हुई। तो ये समीकरण 4, 5 और 6 जो हमारे पास में आई हैं, ये इस बात को ध्यान में रख के, इस बात को मानते हुए कि सभी चर एक साथ बदल रहे हैं, और जो हमारे पहले 3 समीकरण हैं उनका कुल अवकलन हमने किया है, उससे प्राप्त हुई है। इन तीनों समीकरणों को अब मैट्रिक्स फॉर्म में रखते हैं। मैट्रिक्स के स्वरूप में जब हम रखेंगे तो देखिए 0, 1 माइनस P1, ये जो आपका हो जाएगा 1, 0 माइनस P2 माइनस P1 माइनस P2 और 0, यहाँ लिख दो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये है कोफिशिएंट्स। ठीक है, वेरिएबल्स क्या हैं, DQ1, DQ2 एंड डी लैम्बडा। ये जब आप इसको खोलेंगे तो यही आ जाएगा, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला। इस इधर आइए, आपके पैरामीटर्स लैम्बडा DP1, लैम्बडा इंटू DP2, ये वाला ये रख दिया, ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया इक्वेशन या मैट्रिक्स। इसको हमने 7 नंबर दे दिया है सुविधा के लिए। ठीक है, अब क्रैमर के नियम आपके ध्यान होगा, क्रैमर का नियम का उपयोग करना है। क्रैमर के नियम की सहायता से DQ निकालिए। निकालेंगे तो देखिए DQ1 फर्स्ट कॉलम में है ना, तो फर्स्ट कॉलम में ये पैरामीटर्स रख दीजिए, और बाकी सेकंड और थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं आना है। ठीक है, तो लैम्बडा DP1 लैम्बडा इंटू DP2 माइनस GY प्लस Q1, ये फर्स्ट कॉलम में हमने पैरामीटर्स को रख दिया है। ठीक है ना, और सेकंड एंड थर्ड कॉलम
में कोई चेंज नहीं है, जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं उनको रखा है। ये डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट कौन सा, ये कोफिशिएंट्स जो आपके हैं इनका सारणिक जो है, तो 0 1 माइनस P1, 1 0 माइनस P2 माइनस P1 माइनस P2 0। ये 8 नंबर हमने इसको दे दिया। अब फर्स्ट कॉलम के हिसाब से इसको जो आप विस्तार दीजिए, तो देखिए जब लैम्बडा इंटू डी पी वन, लैम्बडा इंटू डी पी वन, अब जब आप माइनस बनाएंगे तो क्या होगा, ये रो जो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम, इसको तो हटा दीजिए, बचेगा आपके पास में 0 माइनस P2 माइनस P2 0। अब ये तो प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। भाई इस तरह से तो होता है गुणा, जब हम आप सारणी का मान निकालते हैं इस तरह से निकालते हैं, ये तो प्लस का, ये माइनस का होता है। माइनस इंटू माइनस प्लस, और एक चिन्ह जो इनके लिए माइनस आना है तो इसलिए माइनस हो जाएगा P2 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर, और ये प्लस का है तो लैम्बडा इंटू DP1 तो ये है, और P2 स्क्वायर चिन्ह माइनस का। ठीक है, इसी तरह से लैम्बडा DP2 के लिए तो आपकी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए, बचेगा 1 माइनस P2 माइनस P1 0। अब ये तो 0 हो गया, ये P1 P2 माइनस माइनस प्लस, और एक और माइनस आना है तो ये माइनस का माइनस P1 P2। लेकिन अब ये क्या है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो 2 + 1 3, मतलब इसका चिन्ह माइनस है, प्लस माइनस, तो इसका चिन्ह माइनस का होगा, ये माइनस और ये माइनस, ये इसलिए प्लस का हो जाएगा, तो लैम्बडा DP2 इंटू P1 P2। फिर इसके लिए थर्ड रो गई और फर्स्ट कॉलम गया तो बचेगा ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस P2 तो ये है, और इसका क्योंकि थर्ड कॉलम वो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम 3 1, तो ये इवन नंबर है इसलिए इसका चिन्ह प्लस का होगा, तो ये माइनस चिन्ह यहाँ से लेंगे हम, तो माइनस P2 ये ले लिया और ये इसको रख दिया। इसको जब आप हल करेंगे तो इसको फर्स्ट रो के हिसाब से विस्तार दे के हल कर ले, जैसा भी आपको उचित लगे, या कॉलम के हिसाब से या रो के हिसाब से, तो इसका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 2 इंटू P1 P2 आएगी। ये 9 नंबर आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, अब यदि अब आप चाहते क्या हैं, आप चाहते हैं श्लर्ट्ज़की समीकरण का निरूपण, और श्लर्ट्ज़की समीकरण क्या है, मूल रूप से श्लर्ट्ज़की समीकरण है जो कीमत प्रभाव है उसको आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में बांटने की एक विधि है। और कीमत प्रभाव होता क्या है कि किसी वस्तु की अपनी कीमत में बदलाव के कारण उसकी मांग मात्रा में होने वाला बदलाव का माप होता है। ठीक है, तो उसकी अपनी कीमत में, मतलब अगर Q1 के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, Q1 के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो चेंज आएगा P1 में। ठीक है, ये बात है। तो अब हम यदि केवल P1 में परिवर्तन हो, यानी पहली वस्तु की कीमत बदले, ना तो दूसरी वस्तु की कीमत बदले और ना ही उपभोक्ता की आमदनी में कोई बदलाव आए, सिर्फ और सिर्फ पहली वस्तु की कीमत में बदलाव की बात कर रहे हैं। यदि केवल P1 में परिवर्तन हो तो उस स्थिति में P2 और Y स्थिर रहे, तो होगा क्या, dP2 0 हो जाएगा, dy इसमें कोई वेरिएशन है ही नहीं, चेंज इन P2 सेकंड जो वस्तु है उसकी कीमत में बदलाव शून्य, और उपभोक्ता की आमदनी में बदलाव शून्य हो गया। ठीक है, तो समीकरण 9 को DP1 से विभाजित कर दीजिए, इसको कर दीजिए सब। अब चूंकि आपने 2 को स्थिर मान लिया तो ऐसे में पार्शियल केस हो गया, आंशिक अवकलन का केस हो गया, तो डेल Q1 बाई डेल P1, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ एक तो यहाँ है P1, तो माइनस लैम्बडा P2 स्क्वायर, भाई डेल P उससे आप DP1 से विभाजित कर रहे हैं ना, तो माइनस लैम्बडा P2 स्क्वायर, तो ये होगा
ये जीरो हो गया, dp2 यहाँ लिख दिया हमने, dy भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो गया। फिर इधर ये बचेगा तो माइनस p2 और एक ये रहा q1 है, तो माइनस चिन्ह q1 इंटू p2, ये तो ऊपर बचा। नीचे क्या बचेगा, आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आई है 2p1 p2। ठीक है, अब इसको दो हिस्सों में बांट लीजिए चाहो तो, इक्वल टू माइनस लैम्डा p2 स्क्वायर बाई 2p1 p2 माइनस q1 p2 बाई 2p1 p2। अब देखिए p2 स्क्वायर, तो यहाँ p2 है तो ये p2 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर p2 है ये p2, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या हमारे पास में, डेल्टा q1 बाई डेल्टा p1 ये वाला, माइनस लैम्डा p2 बाई 2p1, एक तो ये है, माइनस q1 बाई 2p1, एक ये है। अब देखिए ये तो है कीमत प्रभाव और ये प्रतिस्थापन प्रभाव, वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन के कारण मात्रा में जो परिवर्तन हुआ है, यानी कीमत प्रभाव जो है उसके दो हिस्से हैं। ये प्रतिस्थापन प्रभाव है, ये हम पिछले वीडियोस में इसको बहुत अच्छे से स्पष्ट किया हुआ है, अलग से भी सेपरेट डिराइव किया है हमने प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव को। इसकी जियोमेट्रिकल जो एक्सप्लेनेशन भी हमने लिया है और भाषा रूप में भी हमने बात की है और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने इसको पढ़ा है अच्छे से। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, केवल सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन का प्रभाव जब आप देख रहे होते हैं, ये इनकम इफेक्ट है, यही तो स्लट्स की समीकरण है, तो ये हमने स्लट्स की समीकरण निकाल ली है। पहला पार्ट उसका क्वेश्चन का हमने सॉल्व किया है। अब आप आइए सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इनकम 100 रुपीज़ और पहली वस्तु की कीमत 2 और दूसरी वस्तु की कीमत 5 हो तो फिर आपको क्या ज्ञात करना है, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और इनका निर्वचन, ये काम करना है आपको। जब ये इन्फॉर्मेशन है तो समीकरण 1, 2 और 3 जो कि आपके पास में है, अब मेरे तो स्क्रीन में पीछे चली गई, समीकरण 1 चलो मैं दिखाता हूँ आपको। समीकरण 1 क्या है, Q2 माइनस लैम्डा P1, तो Q2 इक्वल टू लैम्डा P1, P1 दिया हुआ है, P1 क्या है 2 है, तो Q2 इक्वल टू 2 लैम्डा हो जाएगा। इनकी बात कर रहा हूँ मैं। Q1 इक्वल टू लैम्डा P2, P2 दिया है 5, तो Q1 इक्वल टू 5 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1, 2, 3 इनको ध्यान रखिए आप। अब मैं वापस वहीं जाता हूँ। जब ये इन्फॉर्मेशन दी हुई हो तो समीकरण 1, 2 और 3 से हम क्या क्या ज्ञात करते हैं, देखिए आप, Q2 इक्वल टू लैम्डा P1 और P1 इक्वल टू 2 दिया हुआ है, जो कि जब रखेंगे तो Q2 इक्वल टू 2 लैम्डा, और समीकरण 2 से आएगा Q1 इक्वल टू लैम्डा P2 और P2 की वैल्यू 5 है, तो Q1 इक्वल टू 5 लैम्डा आ जाएगा। तो Q2 बाई Q1 समीकरण जो ये है इसमें Q2 बाई Q1 करेंगे, यानी इसमें इसका भाग देंगे तो 2/5 लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो Q2 इक्वल टू 2/5 इंटू Q1 ये हमारे पास आ गया। अब बजट कांस्टेंट आय प्रतिबंध लेते हैं। आय प्रतिबंध क्या हो गया भाई, P1 Q1 प्लस P2 Q2 इक्वल टू वही होता है। P1 2 है तो इसलिए 2 Q1 और P2 5 है तो 5 Q2, तो 2 Q1 प्लस 5 Q2 इक्वल टू 100 जो हमारा बजट कांस्टेंट बनेगा। उससे देखिए 2 Q1 प्लस, अब Q2 की वैल्यू रख दीजिए जो हमने यहाँ निकाली हुई है, 2/5 इंटू Q1 है इक्वल टू 100। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 Q1 और 2 Q1, 2 Q1 और प्लस 2 Q1
तो फॉर Q1 इक्वल टू 100 और Q1 इक्वल टू 25, 100/4। अब Q2 की वैल्यू 2/5 इंटू 25, तो 5 5 25, Q2 इक्वल टू 10 आ गया। लेमड़ा की वैल्यू चाहते हो आप तो कहीं से भी निकाल लो, चाहे यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो, जैसे भी आप निकालना चाहो। तो लेमड़ा की वैल्यू 5 आ जाएगी। यहाँ से निकालोगे लेमड़ा की तो लेमड़ा इक्वल टू Q2/2 और Q2 क्या है 10/2, तो लेमड़ा इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, ये आपके पास कंक्लूजन निकल के आए हैं। अब आप क्या चाहते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव को सेपरेट कीजिए। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपके जो इक्वेशन है अभी हमने जो ड्राइव किया है स्लट्स की समीकरण में, उसमें निकल के आया कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इक्वल टू माइनस लेमड़ा P2/2 P1। P2 की वैल्यू आपको पता है, लेमड़ा की वैल्यू आपको पता है, तो रखिए वैल्यू। तो लेमड़ा 5 है और P2 5 है, जो कि दिया हुआ है, ये हमने निकाला है। 5 इंटू 5 बाई 2 इंटू 2, क्योंकि P1 की वैल्यू 2 है, तो 25/4, चिन्ह माइनस का है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आ गया -6.25। ठीक है, आय प्रभाव इनकम इफेक्ट जो है हमने अभी स्लट के समीकरण जो ड्राइव किया है उसमें हमने देखा है -Q1/2 P1 आया है। Q1 की वैल्यू क्या आई है 25, तो 25 बटा में 2 गुणा 2 4, 25 बटा में 4। इनकम इफेक्ट जो आपका आया ये भी -6.25 आया। ये यहाँ जरूरी यहाँ बराबर आया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा हर बार हो, अलग अलग हो सकते हैं ये। ठीक है, तो प्राइस इफेक्ट होता क्या है, कीमत प्रभाव क्या है। मूल रूप से कीमत प्रभाव, हम बार बार इस बात को पढ़ रहे हैं कि इसके दो हिस्से होते हैं, एक प्रतिस्थापन प्रभाव होता है, एक आय प्रभाव होता है। इनका योग है जो कीमत प्रभाव होता है। कीमत प्रभाव का मान इन दोनों प्रभावों के योग के बराबर होता है। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना है, ये रहा -6.25, और इनकम इफेक्ट ये भी -6.25, तो प्राइस इफेक्ट -12.5, कीमत प्रभाव आया -12.5। अब ध्यान रखना, ये जो निष्कर्ष आए हैं, ये परिणाम जो निकले हैं, अब इनकी व्याख्या हम करते हैं, तब ये आपके बात समझ में। आप तो कहेंगे सब ये भी माइनस है, ऋणात्मक दिख रहा है, ये भी ऋणात्मक दिख रहा है, ऐसा क्यों है, तो इसको समझिए। इसका निर्वचन हम इंटरप्रिटेशन ये इस तरह से कर सकते हैं कि प्रथम वस्तु Q1 जो है उसकी कीमत में 1 इकाई की कमी होने पर वस्तु की मांग में प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण 6.25 इकाई की वृद्धि है। मतलब एक दूसरे के उल्टे, कीमत में यदि कमी होगी तो प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण पहली वस्तु की मांग में 6.25 इकाई के बराबर की वृद्धि होगी, और आय प्रभाव के कारण भी 6.25 के बराबर ही वृद्धि होगी। इसलिए कीमत प्रभाव के कारण पहली वस्तु की मांग 12.5 इकाई 12.5 इकाई बढ़ जाएगी। ये हुआ इसका व्याख्या हो गई, निर्वचन हो गया, जो भी आप कहना चाहें, कि यदि आपने दिए हुई जो प्रॉब्लम हमारे सामने यूटिलिटी फंक्शन और अदर इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास दी हुई है, इनको ध्यान में रखते हुए जब हम स्लट्स की समीकरण निकालेंगे, और स्लट्स की समीकरण के निकालने के बाद में प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट जब हम अलग अलग करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि कीमत प्रभाव के कारण वस्तु की किसी जो कि पहली वस्तु है Q1 उसकी कीमत में 1 इकाई की कमी यदि हम करते हैं, तो उस पहली वस्तु की मांग में 12.5 इकाई के बराबर की वृद्धि होगी। और ये वृद्धि क्यों हो रही है, इस वृद्धि के दो हिस्से हैं। एक तो प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण, क्योंकि तुलनात्मक रूप से वस्तु सस्ती हो गई है, इसलिए उपभोक्ता उसको प्रतिस्थापित करेगा Q2 के स्थान पर Q1 को। और दूसरा, उपभोक्ता की वास्तविक आय में, क्योंकि कीमत में कमी के कारण उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो गई है, इसलिए वो अब इस वस्तु की पहले से ज़्यादा इकाइयाँ खरीदना चाहेगा।
तो ये इसकी व्याख्या होगा। इस तरह से जब हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे तो चूँकि यदि हमारा कंसेप्ट क्लियर हैं तो हम आराम से उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।